हाँ नहीं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के मैथ्स के मेथड सेम रहते हैं, इसलिए उसको फर्स्ट विषय का प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है। और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिनों तक हम लोग जो संवाद करेंगे उसका हमेशा मैं बोलता हूँ, हंसी मजाक करेंगे, आप सफलता को निर्धारित करेंगे। इसलिए कि सर वो छोटे बच्चों का, छोटे बहन तो दमदारी से बहुत ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि हाँ मेथड्स पढ़ के आपको लगेगा कि मेथड्स आपने पढ़े। फिर वो आपके जो एनवायरमेंट के मेथड्स आएंगे, जब आप हिंदी के किसी और से पढ़ रहे होगे, हिंदी के तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका आधा सा काम, 2 विषयों का पूरा काम करके जाऊंगा, बाकी विषय का आधा आधा करके जाऊंगा, आपको समस्याएं नहीं आएंगी। और गारंटी से आप किसी भी परीक्षा के प्रश्नों को आप हल करके देखेंगे, आपसे सवाल रुकने वाले नहीं है। इस बात का सबूत आपको यही क्लास में ही आपके सामने दे करके जाऊंगा, प्रश्नों के पैनल लगा करके सवाल हल करेंगे, आप देखें उत्तर निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। तो हम लोग घर बनाने के, मकान बनाने के तरीके से काम नहीं करेंगे। जब मकान बनाने का तरीका होता है तो सिर्फ पैसे के लिए काम किया जाता है, जब घर बनाने का तरीका होता है तो यहाँ से काम किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग दिल से काम करेंगे। और आप में से कितने बच्चे ऐसे जो मुझे पहले से जानते हैं, एक बार हाथ, क्या बात कर रहे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यूट्यूब पे और वो सब चलते रहते हैं। और हाँ, संभाग भी एक है। मैं देखिए, मैं बेसिकली 2 जिलों से मेरा ताल्लुक है। बेसिकली मैं अभी आता तो उदयपुर से हूँ, पिछले कई साल से उदयपुर सेटल नहीं हो रहा है। कई बच्चों को ये टेंशन है कि सिलेबस बढ़ गया, सिलेबस घट गया हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ यही तरीका होता है। मुझे तो सिर्फ इस बात का जवाब दे कि जब तेरी मुंडी पानी के अंदर थी और मैं उसको दबा रहा था, उस समय तेरे दिमाग में चल क्या रहा था? उसका गुरुजी कुछ नहीं चल रहा था, सब विचार शून्य हो गया, सिर्फ एक ही विचार चल रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने प्राण कैसे बचाने हैं। तो उसका यही सफलता का तरीका है। जब आपके दिमाग में से सब कुछ साफ हो जाता है, एक विचार चलता है कि अब कुछ भी हो जाए, अब तो ये सफल ही होना है, तो आप सफल होते हो। सीकर में, सीकर जिले से कई सारे बच्चे होंगे या बच्चियां होंगी। सीकर जिले की 2 लड़कियों का फोटो भी 5-6 साल पहले छपा था अखबार में। 10वीं क्लास में एक बच्ची की 90 और एक बच्ची की 93% थी। मैं पत्रकार, रायसन पत्रिका पढ़ रहा था, उस समाचार को मैंने देखा, पिताजी की भी फोटो थी और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कहा 10वीं में 90-93 तो बड़े सारे बच्चों की बनती है, इनका फोटो कैसे है? वो मैंने स्टोरी पढ़ी, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। एक्चुअली वो लड़कियां बड़ी साधारण सी परफॉर्मेंस की लड़कियां थी, 50, 52, 45% लाने वाली। और उनके वो पिताजी थे, वो शराब बहुत ज्यादा पीते थे, शराब से उनका लीवर वीवर सब खत्म हो गया। तो बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मर जाएगा आदमी। वो बच्चियों ने बहुत ज्यादा जिद की, बच्चियां बहुत ज्यादा प्यार करती हैं पापा को। तो उनके बाप के मुंह से निकल गया कि तुम अगर 10वीं में 90% लिया हो तो मैं शराब छोड़ दूंगा। आप देखो, उन बच्चियों को एक जुनून, एक पागलपन उनके अंदर चढ़ गया और उन्होंने पूरे साल भर 90-95% बनाने के लिए नहीं पढ़ा, उन्होंने पूरे साल भर अपने पापा की जान बचाने के लिए पढ़ा। और परिणाम ये हो कि जब रिजल्ट आया तो 90 और 93% उन बच्चियों की थी। उसके पापा का रोते हुए फोटो था अखबार में। उसने कहा कि अब भी मैं अगर शराब नहीं छोड़ता हूँ तो शायद मुझसे ज्यादा नीच व्यक्ति संसार में नहीं है। ऐसे मिलती है सफलता। आप किसी चीज को अपने दिल से लगाओ तो सही, अपने अंदर कोई बात चुभाओ तो सही, अपना कहीं से अपमान कराओ। और मुझे खाली ये बता दे, पीछे के बच्चों को साफ दिख रहा है? साफ दिख रहा है? बड़ा लिखूं और बड़ा लिखूं? अच्छा, आवाज तो आ रही है, ये आवाज भी और बड़ी बोलूं? चलो बड़ा लिख दूंगा, चले बड़ा और मोटा लिख दूंगा। सबसे पहला हमारा चर्चा का बिंदु सिलेबस का, आपका पहला पॉइंट गणित का अर्थ संकल्पना, फिर हम गणित की प्रकृति की बात करेंगे, फिर शिक्षण के उद्देश्यों की बात करेंगे। मैं हर बिंदु को आपके सिलेबस के अनुसार बात अब पूरा करके चलूंगा, आप चिंता मत करो। अगर आपको पता नहीं है सिलेबस क्या है तो मुझे तो पता है। आप जिस गाड़ी में बैठ गए हैं उसको ड्राइव अगर मैं कर रहा हूं तो आपको नहीं पता है कहाँ जाना है, तो मुझे तो फर्ज है तो मैं तो आपको लेके जाऊं। गणित क्या है इस पे हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले आप ये देखें कि सामान्य तौर पर अगर हम गणित की उत्पत्ति की बात करें तो गणित का जो अंग्रेजी शब्द है मैथमेटिक्स, उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द से हुई, लैटिन भाषा की, से नहीं ध्यान रखो। कुछ पुस्तकों गाइडों में ये छाप दिया लैटिन भाषा की, कुछ गुरुजनों ने ये लिखा दिया लैटिन भाषा के, ध्यान रखो, बिल्कुल गलत है, नितांत गलत है। मुझे जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे यूट्यूब से और पुराने जो माध्यम से जुड़े, उनको पता है कि मैं या तो मैं मना कर देता हूँ, लेकिन बच्चों को जो डिलीवर करता हूँ वो प्रमाणिक 1000% होता है। चैलेंज वो नहीं कर सकते। और मुझे कंफ्यूजन होता
मैथमेटिक्स यूनानी भाषा की, ग्रीक भाषा के शब्द मैथमेटा से जनित है। मैथमेटा का अर्थ होता है वस्तुएं गिनना, काउंट करना। तो सवाल ये है कि क्या गणित को केवल गणना का, गिनने का शास्त्र माना जाए? क्या गणित केवल गणना का शास्त्र है, गिनने का से? और अगर नहीं, अगर वस्तुएं गिनने से भी ज्यादा कुछ है तो क्या है मैथमेटा? मैथमेटिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा, ग्रीक यानी कि यूनानी, आप जानते हो यूनान जो देश है उसका नाम अंग्रेजी में ग्रीस होता है, और वहां बोली जाने वाली जो लैंग्वेज होती है वो ग्रीक होती है। ग्रीक भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति है मैथमेटा। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ मैथमेटा। और मैथमेटा का जो अर्थ होता है वो होता है वस्तुएं गिनना या गणना करना, गणना करना। तो क्या गणित केवल गणनाओं का शास्त्र है? क्या गणित केवल और केवल ऐसी सब क्रियाओं का नाम है जहां पे कोई गणितीय गणना की जाती हो, या गणित इससे भी ज्यादा कुछ और है? क्या गणित इससे भी ज्यादा किसी और क्रिया का नाम है? और अगर आप ये सोचते हो कि गणित केवल और केवल गणना का नाम है, तो मैं आपको दो तीन छोटी छोटी बातें मैं आपसे पूछता हूँ। मेरा पहला सवाल है कि क्या आपके पास जो 6 साल का बच्चा आता है पढ़ने के लिए पहली क्लास में, वो अभी तक कहीं पढ़ा नहीं है, किसी नर्सरी एलकेजी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा है, सवाल ये कि क्या उसको गणित आता है? क्या उसको गणित आता है? कैसे गणित आता है उसको? देखिए हम, अच्छा मुझे बताएं, जैसे एक बिल्कुल अंगूठा टेक एक गृहिणी है, एक लेडी है, वो कभी जिंदगी में कभी स्कूल की शक्ल, क्या उसको गणित आता है? उसको भी गणित आता है। एक बिल्कुल, जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, एक बिल्कुल अनपढ़ ड्राइवर है, बिल्कुल जिसको कभी पढ़ाई लिखाई उसने की नहीं, वो अपनी गाड़ी चलाता है, क्या उसको गणित आता है? उसको भी गणित आता है। वो 6 साल का बच्चा, और 6 साल का छोड़ो, वो 4 का है, 3 साल का, तो उसको गणित आता है। समस्या ये है कि उनको ये पता नहीं है कि उनको जो आता है वो गणित है, उनको ये पता नहीं है। और देखो कैसे आता है गणित। वो जो 3 साल का बच्चा है, उस 3 साल के बच्चे को उसकी मम्मी जब दूध के 2 गिलास ला करके देती है, एक उसका, एक उसकी बहन का, जो बहन उससे 1 साल बड़ी है, और एक गिलास में ज्यादा दूध, एक गिलास में छोटा दूध है, वो बच्चा 3 साल का मचल जाता है कि नहीं, मैं ये ज्यादा वाला दूध लूंगा। इसका अर्थ ये है कि वो कम अधिक की अवधारणा को वो बच्चा पहचानता है। ये जो कम अधिक जानता है ये गणित है, उसको पता नहीं है लेकिन ये जो मैं जानता हूं ये गणित है, वो गणित है। जो कम अधिक, आप 2 हाथों में, एक में ज्यादा टॉफी, एक में कम टॉफी लेकर के उसके सामने खोलो, उसको बोलो कौन सी, गिनती नहीं है, वो उसको दिखाएगा, और आप देखिएगा, और उससे आप पूछो कौन सा चीज, वो ज्यादा वाली की तरफ हाथ रखेगा। आप एक दो वस्तुएं फेंक दो, एक पास है एक दूर है, और उसको कहोगे लेकर के आ, वो बच्चा 100% जो वस्तु पास है, 3 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, वो जो वस्तु पास है उसको पहले ला करके देगा। उसे पास दूर का कॉन्सेप्ट पता है, उसे कम अधिक का कॉन्सेप्ट पता है। आप उससे और उसकी छोटी, उसकी जो बड़ी बहन है 1 साल बड़ी, जो थोड़ी सी लंबी है, आप उससे पूछो 3 साल का या 4 साल का है, उससे 1 साल बड़ा कोई भाई बहन है, आप उससे पूछो तुम में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, वो बता देगा कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। उसे बड़े छोटे का, कम अधिक का, पास दूर का, ये सब उसको ज्ञान है। लेकिन सवाल ये कि उसको ये पता नहीं है कि मुझे जो ज्ञान है इसका नाम गणित है। वो आपको पता है, किसको? टीचर को। और एक टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम यही होता है कि एक बच्चा जो ऐसे अमानक, मेरे शब्द को ध्यान से सुना, एक टीचर जो ऐसे अमानक ज्ञान को, गणित के अमानक ज्ञान को लेकर के जब आता है टीचर के पास, तो टीचर का काम होता है कि वो उसके अमानक ज्ञान को मानकीकरण करे, उसको मूर्त रूप प्रदान करे, उसे मूर्त ज्ञान को अमूर्त रूप भी प्रदान करे। क्योंकि आप जब आप ये सोचते हो, आपको जब ये पता होता है, आप उस बच्चे से कभी पूछ के देखना, आप जब उस बच्चे से ये पूछोगे कि चल, वो 6 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा, जिसको आप उस बच्चे से ये कहोगे 3 कंकर उठा करके ला, या 3 पत्ती तोड़ करके ला, वो 3 पत्ती या 3 कंकर उठा के लाके आपको दे देगा। आप उससे पूछोगे 3 कितने होते हैं, वो कहेगा 3 इतने होते हैं। वो 3 आपको कंकर दिखा देगा, 3 आपको पत्तियां दिखा देगा, 3 आपको कोई और वस्तु दिखा देगा। आप जब उसको कहोगे कि 3 जो इतने होते हैं इसको लिख करके दिखा, तो वो कहेगा कि गुरुजी लिख करके दिखाना नहीं आता है। तब आप उसको पहली बार सिखाते हो कि ये जो 3 तू लेकर के आया है, ये जो 3 तेरी सोच में है, ये 3 इस तरीके से लिखा जाता है। आपने उसके अमानक ज्ञान को एक मानकीकरण किया। अब आपने गणित की भाषा में बोलूं कि उसके दिमाग के अंदर जो संख्या है कि 3 कितना होता है, 4 कितना होता है, 5 कितना होता है, जो संख्या उसके दिमाग में है, आपने उसे एक संख्यांक दिया। जो संख्या है उसको आपने संख्यांक दिया। ध्यान रखो, 3 संख्या नहीं है, संख्यांक है। संख्या को व्यक्त करने वाला, संख्या को व्यक्त करने वाला एक अंक है। इसीलिए 2019 की सीटेट परीक्षा में देखो प्रश्न आया था, बड़ा अच्छा प्रश्न था कि संख्या और संख्यांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। संख्या और संख्यांक दोनों अमूर्त होते हैं। संख्या मूर्त होती है, संख्यांक अमूर्त होता है। संख्या अमूर्त होती है, संख्यांक मूर्त होता है बच्चे की सोच में, और दोनों मूर्त होते हैं बच्चे की सोच में। आप लोगों की सोच में ये कॉन्सेप्ट तब जुड़ेगा ना जब हम मूर्त अमूर्त के कॉन्सेप्ट को, संख्या संख्यांक के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। मैं अब ये सब बातें आपको लिखाऊंगा, ऐसे प्रश्न जहां जहां है वो आपको उनको भी कोशिश करेंगे। तो आप उस बच्चे को जिसको गणित आता है पर उसे ये पता नहीं है कि उसको गणित आता है, आप उसके ज्ञान का, अमानक ज्ञान का, असंगठित ज्ञान का, अमानक असंगठित ज्ञान का मानकीकरण करते हो, संगठित करने का काम करते हो। और यही तो आगे चल के कहलाएगा, साइकोलॉजी में इसको बोला जाता है, वाइगोत्स्की की भाषा में स्कैफोल्डिंग।
स्कैफोल्डिंग क्या होता है, इसे हम सीसी में भी पढ़ेंगे, इसको आप हाइकॉर्ट्स के सिद्धांत निर्मितवादी जो सिद्धांत है निगम के, वहां भी आप इसको पढ़ोगे। तो आप ये काम करते हो, वो जो गृहिणी, वो जो अनपढ़ गृहिणी जो बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी है, उसको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता है, उसको गणित आता है, उसको गणित आता है, इस बात का प्रमाण ये है कि वो अपने घर में 3-4-5 आदमियों का खाना रोज बनाती है, रोज रोज नमक मिर्च हल्दी धनिया जितने लेने हैं, तेल जितना लेना है उतना रोज लेती है। एक दिन उसके घर में 5-6 मेहमान आ जाते हैं, टोटल आदमियों का खाना रोज बनता है, 4 का आज बनेगा 10 का। आपने कभी किसी गृहिणी को ऐसी स्थिति में कोई तराजू बांट लगा के देखा है क्या? जब तराजू लगा करके कल इतना नमक लेती थी आज इतना नमक, उसको आती नहीं, उसको बांट पढ़नी नहीं आती, वो अनुमान से डिब्बे में हाथ डालती है, रोज जितना नमक निकालती थी उससे आगे कितना नमक उसको लेना है, या चम्मच से लेती थी तो वो गिनती उसको नहीं आती, पर उसे आइडिया है कि आज इतना नमक डलेगा, कितना नमक ज्यादा डलेगा, कितनी हल्दी, कितना तेल, सब कुछ, और खाना उतना ही स्वादिष्ट बनता है जितना रोज बनता था। उसे पता है कि कौन सी सामग्री किस अनुपात में बढ़ानी है। ये गणित है। क्या ये गणित है? वो सोच में गणित है। एक ड्राइवर जो बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल अंगूठा टेक है, वो कार लेकर के जा रहा है, आप पीछे बैठे हो, तो कार लेकर के सड़क पे जा रहा है, आगे एक ट्रक चल रहा है, उसके उसे ट्रक को ओवरटेक करना है, और उधर से एक बस आ रही है, वो ओवरटेक करते समय, और उधर से बस तेजी से आ रही है, इधर से ये ट्रक तेजी से जा रहा है, वो खुद भी तेज है, तो इस ट्रक और इस बस के बीच में ये जो गैप है, वो अपनी बुद्धि से सेकंड के भी कुछ हिस्से में वो इतनी तीव्र गणना करता है कि इसकी स्पीड इतनी होगी, इसकी इतनी है, मेरी इतनी है, गैप इतना है, क्या मुझे एक्सीलेटर दबाना चाहिए, क्या मुझे ब्रेक दबाना चाहिए, क्या मैं निकल जाऊंगा? अगर वो उसे लगता है कि निकल जाऊंगा, वो एक्सीलेटर दबा के तुरंत क्रॉस हो जाता है, उसे लगता है कि नहीं मैं फिर सकता हूं, एक्सीलेट हो सकता है, वो तुरंत एक्सीलेटर की वजह से ब्रेक दबाता है। ये जो तीव्र गणना उसने की, ये क्या था? ये गणित उसकी सोच में है। ध्यान रखो, गणित अपने संकीर्ण अर्थ में तो ये है, छोटे अर्थ में तो ये है क्या? गणना करना, लेकिन अपने व्यापक अर्थ में गणित इससे बहुत ज्यादा होता है। और एनसीएफ 2005 ने इसलिए इस बात को कहा कि गणित केवल एक ऐसा गणना का विषय नहीं है, गणित को एक ऐसी सोच के तौर पर विकसित किया जाए, गणित एक ऐसे विषय के रूप में अनिवार्य तौर पर स्कूली शिक्षा का अंग इसको बनाया जाए, क्योंकि ये बच्चों में तर्क करने की क्षमता का विकास करता है, बच्चा व्यवस्थित ढंग से सोचने का काम करता है। गणित इसलिए महत्वपूर्ण है, गणित इसलिए नहीं कि उसको करना सिखानी है, गणित इसलिए क्योंकि वो आपको तर्क करना सिखाता है, वो आपको सही अनुमान लगाना सिखाता है। ये जो अनुमानीकरण है, ये जो तार्किकीकरण है, ये सोच का गणितीकरण है, ये गणित होता है व्यापक अर्थ में। हम दोनों तीनों बातों को लिखेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ फटाफट से लिखना शुरू कर दें, जिससे चर्चा बीच बीच में हमारी जुड़ती रहेगी। बात समझ में आ रही है? समझ लें एक बार हम लिखेंगे, उसके बाद चर्चाओं को फिर लंबा बनेंगे। लिखें आप लोग। गणित शब्द की उत्पत्ति नहीं, गणित की उत्पत्ति नहीं, गणित के अंग्रेजी शब्द मैथमेटिक्स की उत्पत्ति लिखो। गणित के, हाँ गणित क्या है, ये तो शीर्षक कर लिया, अब इसके नीचे लिखना शुरू करो जो मैं बोल रहा हूँ। गणित में तो गा है, णा है, ता है। गणित की उत्पत्ति मैथमेटा से थोड़ी हुई है। गणित का जो अंग्रेजी शब्द है मैथमेटिक्स, उसकी उत्पत्ति मैथमेटा से है कि गणित की मैथमेटा से है? मैथमेटिक्स की मैथमेटा से। लिखे, वो पुस्तकों में ये लिखा रहता है कि गणित की उत्पत्ति मैथमेटा से, गणित की नहीं हुई, उसके अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति हुई। जैसे साइंस की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है, तो कुछ टीचर लगाते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति साइंटिया, विज्ञान की नहीं, साइंस की साइंटिया से हुई। ठीक है, गणित के अंग्रेजी शब्द मैथमेटिक्स की उत्पत्ति, गणित के अंग्रेजी शब्द मैथमेटिक्स की उत्पत्ति, गणित के अंग्रेजी शब्द मैथमेटिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक, ये मैंने लिखा है ग्रीक, ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक को यूनानी भाषा में बोलते हैं। ध्यान रखो, किसी जगह अगर आप देखो तो यूनानी लिखा है, तो मेरे को तलाशने मत लग जाना कि गुरुजी ने ग्रीक लिखा था, यही देखिए। अगर को लैटिन अलग है, लैटिन और ग्रीक में फर्क है। ग्रीक वो भाषा है जो यूनान में बोली जाती है, और लैटिन वो भाषा है जो अब विलुप्त हो गई है, और उस लैटिन भाषा से निकली कुछ भाषाएं जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, ये दोनों भाषाएं जो है वो उससे निकली, लैटिन भाषा से निकली है। तो चलिए लिखे, ग्रीक भाषा के शब्द मैथमेटा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वस्तुएं गिनना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वस्तुएं गिनना या गणना करना, या गणना करना। अतः अपने शाब्दिक अर्थ में, अतः अपने शाब्दिक अर्थ में, शाब्दिक अर्थ का मतलब आप समझ रहे हैं, जो उसका मूल शब्द है वो कौन सा अर्थ दे रहा है। अतः अपने शाब्दिक अर्थ में गणित, गणित गणनाओं का शास्त्र है, अपने शाब्दिक अर्थ में गणित गणनाओं का शास्त्र है, जो गणित गणनाओं का शास्त्र है, जो मात्रा, जो मात्रा मापन, जो मात्रा मापन, तौल, तौल दूरी, मात्रा मापन तौल दूरी आदि की, मात्रा मापन तौल दूरी आदि की परिमाणात्मक स्थिति, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी बताने की बात है ना। अगर मेरे हाथ में एक पेन है,
ये क्वांटिटी है। मेरी जेब में 10-10 रुपए के 5 नोट है, ये क्वांटिटी, क्वांटिटी बताना। मेरा वजन 86 किलो है, आपकी लंबाई 5 फुट 6 इंच है। ये सब जो चीजें, ये सब क्वांटिटी है। धन को हम दो तरीके से बात करते हैं, एक क्वांटिटी से और एक क्वालिटी से। क्वालिटी की कोई इकाई नहीं होती है, क्वांटिटी की इकाई होती है। आपके पास कितने पेन है, आपके खेत में कितने पेड़ हैं, कितना लंबाई चौड़ाई कितनी है, आपको कितनी दूर घर से आई, ये सब क्वांटिटी की बात है। ये मात्रात्मक बात है, ये क्वांटिटेटिव है, परिमाणात्मक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप समझदार कितने हैं, तो समझदार की बात को, आप परिपक्व कितने हैं, मैं ये तो कभी नहीं कह सकता कि वो व्यक्ति 350 ग्राम परिपक्व है, 250 ग्राम समझदार है, क्योंकि आप इन्हें मात्रा में व्यक्त नहीं कर सकते। ये क्वालिटेटिव है। तो कोई वस्तु, आपने कहा कि ये वस्तु अच्छी है, आपने कहा कितनी अच्छी है, तो बहुत अच्छी है, कहीं बहुत अच्छी कितनी है, तो आप उसकी मात्रा थोड़ी बताओगे कितनी अच्छी है। बस आपके पास उसकी गुण भी, ये क्वालिटेटिव होता है। लिखिए इसको, बाकी पूरा हो गया। एक बाकी को एक बार सेंटेंस वो सेट हो जाएगा, जरा एक बार बता, बोल बोल के बता, बोल। अतः अपने शाब्दिक अर्थ में हाँ, तौल आदि की परिमाणात्मक स्थिति बताता है, परिमाणात्मक स्थिति बताता है। गणित में, गणित में इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, और ये प्रश्न अच्छी परीक्षाओं से जुड़ने के योग्य होता है। प्रश्न आता है, गणित में मूलभूत दक्षताएं कितनी होती है, मूलभूत दक्षताएं, और कौन कौन सी होती हैं मूलभूत दक्षताएं। और मैं समझता हूँ इस बात को बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। मूलभूत दक्षताएं 4 होती है। अरे लिखना नहीं है, सुन तो लो। क्योंकि मैं गलत भी बोलता हूँ कई बार आपको भ्रमित करने के लिए, इसलिए गलत बोलता हूँ। मैं ये चेक करता हूँ पेड़ को हिला करके कि जमीन पे चिपका हुआ है कि जमीन के अंदर भी गड़ा हुआ है। क्या मूलभूत दक्षताएं 4 होती है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। सही है कि गलत है? अच्छा, आप तो मुझ पर डाउट कर रहे हैं कि सर कहीं फंसाने का काम तो नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखो, वो मूलभूत संक्रियाएं हैं, मैं मूलभूत दक्षताओं की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखो, गणित में मूलभूत दक्षताएं 2 मानी गई हैं। एक संख्या ज्ञान, जिसमें सब संख्याओं का ज्ञान आ जाएगा। 2 संक्रिया ज्ञान, जिसमें सब संक्रियाओं का ज्ञान आ जाएगा। देखो बराबर, गणित में मूलभूत दक्षताएं 2 होती है। गणित में मूलभूत दक्षताएं 2 होती है। संख्या ज्ञान, फर्स्ट लिखो संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञान, संक्रिया ज्ञान, संख्या ज्ञान और संक्रिया ज्ञान। तो ये एक गणित के केवल शब्द से जुड़ी बात है। लाइन चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। किंतु अपने व्यापक अर्थ में, किंतु अपने व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ, पहले हमने कौन से अर्थ में लिखा? संकीर्ण। अच्छा, संकीर्ण अर्थ और व्यापक अर्थ समझते हो? मुझे बता देना जहां पे आपको ये लगे कि मेरी बात थोड़ी सी हाई हो गई है, आपके सर के ऊपर से निकल गई है, क्योंकि मैं ये मानते हुए काम कर रहा हूं, मैं ये मानते हुए काम कर रहा हूं कि आप लेवल फर्स्ट दे रहे हो, बीएसटीसी किए हुए हो, तो मैं ये मान करके काम कर रहा हूं कि आप बीएसटीसी में कुछ ज्ञान का एक आधार लेकर के आए हो। हालांकि ये बात मैं बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मान सकता हूं, हालांकि ये बात मेरी पूरी तरह सही भी नहीं है, क्योंकि हम में से कई ऐसे हैं जो घिसट करके आए हैं। लेकिन हाँ, बीएसटीसी वाले बच्चे थोड़े से अच्छे इसलिए होते हैं कि बीएड वाले बच्चों से लाख गुना बढ़िया होते हैं। उसका कारण ये होता है कि बीएसटीसी में कमिटमेंट उनकी तुलना में ज्यादा ठीक होता है। बीएड के बच्चे 90% बच्चे केवल घर बैठे बैठे डिग्री लेकर के आते हैं। और मुझे आज सुबह के बैच में एक बच्चे ने जॉन ड्यूवी का पूछा कि सर ये जॉन ड्यूवी पढ़ाते के दौरान, जॉन ड्यूवी कौन है? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बीएड में आप जॉन ड्यूवी, मॉरिसन, ब्लूम, इनको सबसे ज्यादा पढ़ते हो। ये बात तो ऐसी हो गई कि क्रिकेट खेलने वाला, क्रिकेट ये कोई कहे कि मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, और आप उससे पूछो कि बता सचिन तेंदुलकर कौन है, कि मेरे को नहीं पता। अगर कोई कहे फिल्मों का बहुत शौकीन हूँ, आप उसको बोलो कि अमिताभ बच्चन कौन है, वो कि मेरे को नहीं पता। तो ये तो कोई बात नहीं है। आपको जो पता नहीं है वो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन जो आपको पता होने की उम्मीद की जाती है वो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ चीजें आपको फिर भी लगे कि सर ये थोड़ा सा पढ़ के आए नहीं है, तो आप निसंकोच मेरे से पूछोगे, शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, निसंकोच पूछो, बिंदास पूछो। आपके हर सवाल का जवाब देकर के जाऊंगा। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा होगी जो लिखेंगे कॉपी में, वो हर बात आपके दिमाग के अंदर होगी समझ में, ये मैं प्रयास करूंगा। बाकी काम आपको करना है, बाकी तो आपके दिमाग में तो घुसने से रहा, कैसे समझ में आएगा? तो लिखो, संकीर्ण अर्थ, व्यापक अर्थ। संकीर्ण अर्थ जब हमने केवल शब्द से अर्थ निकाला, और व्यापक अर्थ जो उसके बहुत सारी गुणों को, बहुत सारी चीजों को समेटेगा। देखो, किंतु अपने व्यापक अर्थ में, किंतु अपने व्यापक अर्थ में गणित, गणित तार्किक चिंतन, गणित तार्किक चिंतन, अनुमानीकरण, तार्किक चिंतन, अनुमानीकरण, सामान्यीकरण, सामान्यीकरण, तार्किक चिंतन, अनुमानीकरण, सामान्यीकरण, अमूर्त चिंतन, सामान्यीकरण, अमूर्त चिंतन, आदि, आदि, ऐसा आदि यार, आदि, गणित तार्किक चिंतन, अनुमानीकरण, सामान्यीकरण, अमूर्त चिंतन आदि का शास्त्र है, आदि का शास्त्र है, जो बालकों में, जो बालकों में सोचने समझने, जो बालकों में सोचने समझने
तर्क करने, सोचने समझने, तर्क करने तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। इसीलिए शिक्षाविदों ने गणित को विद्यालयी शिक्षा का एक अनिवार्य अंग बनाने की अभिशंसा की है। गणित को विद्यालयी शिक्षा का एक अनिवार्य अंग बनाने की अभिशंसा मतलब समझते हो, सिफारिश की है, अभिशंसा की है। शब्द वो लिखो जो हिंदी के टिपिकल हो। मेरे से ये उम्मीद मत करना कि मैं आपको शब्द सरल लिखाऊंगा। शब्द मैं आपको वही लिखाऊंगा जो परीक्षा में टिपिकल आते हैं। सरल आपको 10 गुना ज्यादा करके समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन कॉपी में वो भाषा लिखो जो परीक्षा में आती है, क्योंकि वहां मैंने अगर आपको कुछ सरल और ऐसे शब्द लिखा दिए फिर परीक्षा में सवाल आने पे आप गड़बड़ाओगे। आप जो भाषा लिखी जा रही है उस भाषा में आप परीक्षा में कभी चैलेंज है, कभी मात नहीं कर सकते। समझने के लिए आप मेरे से बात करो, मैं आपको 10 सरल शब्दों में उसका अर्थ बताऊंगा। तो इस बात को विद्यालय शिक्षा से जुड़े जितने भी शिक्षाविद थे उन्होंने इस बात को कहा कि गणित को अनिवार्य अंग बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि गणित के माध्यम से गणना नहीं सिखानी है, केवल गणना नहीं सिखानी है। गणित के माध्यम से बच्चों को तर्क करने का, चिंतन करने का, अमूर्त चिंतन करने का, सामान्यीकरण करने का ये जो कौशल होता है ये अर्जित कराना, ये बच्चा समस्या समाधान की क्षमता विकसित करानी है। अब सवाल ये कि ये सब चीजें क्या होती है? तार्किक चिंतन, तर्क के साथ किसी बात को मानना। मैं अगर आपसे किसी बात को कहूं कि ऐसे करो और आपने ये पूछ लिया कि सर ऐसे क्यों करूं, इसका मतलब आप तर्क करना सीख रहे हो। और ध्यान रखो, ये तर्क करना, गणितज्ञों ने इस बात को कहा कि बच्चे के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी भी तथ्य, किसी भी सूचना को सीधे सीधे न मानकर तर्क के साथ माने। तो तर्क करने की क्षमता का विकास, अनुमानीकरण, अनुमान लगा सके बच्चा। सही, वो जो ड्राइवर ने वो जो स्थिति देखी अनुमान लगाई, अनुमानीकरण है। वो अशिक्षित महिला ने जो अनुमान, जो 10 आदमी को खाना बनाया वो अनुमान है। ये जो अनुमानीकरण होता है ये सोच विकसित होती है। तो अनुमानीकरण का, सामान्यीकरण का, जनरलाइजेशन क्या होता है? सामान्यीकरण क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा सामान्यीकरण? सामान्यीकरण होता है जब आप अलग घटनाओं में कुछ एक समानता देखते हो, उस समानता के आधार पर आप एक सामान्य निष्कर्ष निकालने लगते हो। ये सामान्यीकरण होता है। और ध्यान रखो, ये जो सामान्यीकरण होता है यही आगमनात्मक चिंतन का आधार होता है। बच्चे कई बार कहते हैं सर आगमन सरलतम भाषा में, सरलतम टर्म में सीखो। समझो, आगमनात्मक चिंतन इसी सामान्यीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। कई सारी टर्म को तो मैं आपको चुटकुलों से समझा दूंगा, चुटकुलों से आप समझ जाओगे कई सारी टर्म को, इसकी मेथड्स की। देखो क्या होता है सामान्यीकरण। एक छोटा सा चुटकुला सुनो, आप देखना बच्चा कर क्या रहा है। चुटकुला तुमको हंसाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, चुटकुला तुमको सीखने के लिए बताऊंगा। हर चुटकुला मेरा तुमको सिखाने वाला होगा। पहले सीख करके समझो इस बात को कि एक लड़के से उसके बापू ने पूछा कि भाई तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। उसका बापू दिल्ली में एक ऑटो चालक के लड़के ने इंजीनियरिंग में टॉप किया है, तुमको पता है? तो बापू ने कहा कि वो तो टॉप किया, उसको छोड़, तू अपनी बता। उसका बंबई में एक ऑटो चालक की बेटी एमबीबीएस में टॉप आई है। तो उसका यार दिल्ली की आई, बंबई की आई, तू अपनी बता तूने क्या किया। उसका बेंगलोर में एक ऑटो चालक के बेटे ने ऑल इंडिया की ये परीक्षा टॉप की है। उसे एक थप्पड़ लगाया कि मेरे को ये क्यों सिखा रहा है, तू अपनी बता। उसका कि ये है कि मैं अब तक अपनी असफलता का राज नहीं जान पाया, आज पता लगा कि आप ऑटो चलाना शुरू करो, मैं टॉप तक करूंगा। अब आप इसमें देखो, इस प्रक्रिया में देखो, इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है। इस प्रक्रिया में बच्चा एक घटना, दो घटना, तीन घटना, चार घटना के अंदर एक समान पैटर्न दिख रहा है और समान पैटर्न देख करके उसका जनरलाइजेशन कर रहा है कि यदि टॉप आना है तो बाप का ऑटो चालक होना जरूरी है। ये ध्यान रखो, ये आगमनात्मक चिंतन है। आप अलग घटनाओं के आधार पर जब आप एक सामान्य निष्कर्ष निकालते हो, है ना, ये उसने जनरलाइजेशन कर दिया। मैं आज सुबह बच्चों को वो बता रहा था, आप देखो ये सब आगमन होता है। जैसे ये देखो, ये वैसे दे नहीं रहा हूं ध्यान रखो, आप ध्यान से देखो, मैं आपको छोटी सी क्रिया बता रहा हूं। ये एग्जाम्पल किसी किताबों में आपको नहीं मिलेंगे, किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरी वीडियो और मेरी क्लासों में आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं चुटकुले तो सब जगह मिल जाएंगे, चुटकुलों से घटनाओं को, सिद्धांतों को कलेक्ट करना सब जगह नहीं मिलता है। मैं जैसे सुबह बच्चों को बता रहा था, बच्चे करके अनुभव करना, देखो ये बात जो बता रहा हूं बिल्कुल सही है। आप कभी पुरुषों को पैसे गिनते हुए देखना, पुरुषों को, जेंट्स को, पुरुष 99% पैसे ऐसे गिनता है, 99%, है ना, ऐसे ही गिनता है। लड़के जानते हैं इस बात को, जेंट्स बैठे हैं। लेकिन आप कभी महिलाओं को पैसे गिनते हुए देखा, आपने कभी महिलाओं को पैसे गिनते देखा है? देखो महिलाएं पर्स में से पैसे निकालती हैं और महिलाएं देखो पैसे ऐसे गिनती है, देखो ध्यान से देखना। अच्छा 90% से, अब आप में से मैंने सुबह भी बोला था कि अगर कोई बच्ची, हमारी सम्मानित बच्ची, अगर कोई बच्ची कहती है कि नहीं सर मैं तो नहीं गिनती, तो मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हूं, वो नहीं गिनती होगी, लेकिन आप 100 पे अध्ययन करोगे तो आपको 90 ऐसे गिनती मिलेंगी। हालांकि इसमें लड़कों के हंसने की बात नहीं, मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी इस बात को कहती है कि ऐसे पैसे गिनना सावधानी का प्रतीक होता है। आप कभी घर की महिला से, किसी भी महिला से कभी 1 रुपया ज्यादा लेकर के दिखा देना, चैलेंज है। और ये जो पुरुष ऐसे गिनता है ना, ये थोड़ी लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस का प्रतीक होता है। महिला हमेशा नीचे से गिनेगी, कभी गलत गिन ही नहीं सकती, 99%। तो अब आप ये देखो, ये मैंने कैसे निष्कर्ष निकाला, मैं कर क्या रहा हूं। मैंने, आप देखो इस प्रक्रिया को, जैसे इसमें आगमन का है, इसमें सामान्यीकरण का है,
अब मैंने जैसे एक महिला को देखा, दूसरी महिला को देखा, तीसरी महिला को, मतलब महिला को देखा का मतलब पैसे गिनते हुए की बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक महिला को देखा, वो पैसे ऐसे गिन रही है, मैंने दूसरी महिला को देखा, वो भी पैसे ऐसे गिन रही है, मैंने फिर किसी दिन तीसरी महिला को देखा, वो भी पैसे ऐसे गिन रही है, फिर किसी दिन चौथी महिला को देखा, वो भी पैसे ऐसे गिन रही है। मैंने इन सारी घटनाओं के आधार पर दिमाग में एक निष्कर्ष निकाला कि इसने 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 सबने ऐसे ऐसे गिने। मैंने निष्कर्ष निकाल लिया कि महिलाएं पैसे ऐसे गिनती है। मैं समान पैटर्न देख करके जनरलाइज कर रहा हूं। तो मान लीजिए मैंने ये जो बच्चियां बैठी हैं हमारी, इनमें से 5-6 बच्चियों को देख करके मैंने ये धारणा बनाई कि महिलाएं पैसे ऐसे गिनती हैं, तो फिर पीछे अगर कोई बच्ची बैठी होगी उसको पैसे निकालते देखूंगा तो मैं ये सोचूंगा वो ऐसे ही गिनेगी, और 99% वो ऐसे ही गिनेगी भी ऐसे, उम्मीद नहीं तोड़ेगी, वो ऐसे ही गिनेगी। अलग अलग घटनाओं में समान पैटर्न देखना, फिर एक सामान्य निष्कर्ष निकालना, ध्यान रखो ये हमारे जीवन में हजार बार होता है। एक पति घर पे जाता है, वो बर्तनों को मंजते हुए, तेज आवाज में मंजते हुए देखता है, तुरंत समझ जाता है कि घरवाली आज गुस्सा है। समझ ना, कि उसने कई दिन ये झेला होता है कि जिस दिन बर्तन तेज आवाज में मंज रहे हैं किचन में, उस दिन जाता है तो मुंह फूला हुआ होता है। उसने 2 दिन 4 दिन 10 दिन जैसे इस बात को महसूस किया, अब वो गेट में घुसते खड़क देख लेता है कि बर्तन आराम से मंज रहे हैं, समझ जाता है कि मूड सही है, तेज मंजते हैं। वो पति मैं ही हूं, चिंता मत करो, इससे टेंशन नहीं लेनी, किसी दूसरे को बुरा नहीं मानना, वो मैं ही हूं। सामान्यीकरण हो गया कई सारे दिन के अनुभव के बाद। तो ये चिंतन, और इसीलिए शिक्षाविदों ने इस बात को कहा कि गणित को इसलिए मत रखो कि वो एक विषय है, गणित को इसलिए रखो कि वो बच्चों की सोच में एक तर्क प्रदान करेगा। लाइन चेंज करके लिखेंगे, एनसीएफ 2005 ने भी, एनसीएफ 2005 नाम सुना है, कहां पे सुना? साइको हो गई, पूरी होगी साइको। थोड़ा ये भी अच्छा है कि साइको पूरी होगी तो सुन तो भी ले, साइको पूरी नहीं होती तो इसका नाम भी नहीं सुना होता आपने। अच्छा तो ठीक है, देखो एनसीएफ 2005 में, तो अगर पढ़ गई है आपकी तो मुझे बताओ एनसीएफ 2005 ने क्या कहा गणित के बारे में, बताओ। यही कहा, यही कहा, यही। अगर आपने कोई चीज पढ़ ली है, इसके बावजूद भी अगर आपका दृष्टिकोण निर्मित नहीं हुआ है, तो आपको ये विचार करना है कि आपने फिर वो कैसा पढ़ा है। लिखो इसको, एनसीएफ 2005 ने, आपको एनसीएफ 2005 पढ़ गया ना, अब मैं नहीं पढ़ा है, चलो मैं आपको कनेक्ट कर देता हूं, समझ लें। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसमें जो टोटल राष्ट्रीय फोकस समूह बनाएंगे वो 21 बनाएंगे, और उन 21 फोकस समूह में अलग अलग विषयों पर केंद्रित करके अलग अलग दृष्टिकोण दिए गए। तो भाषा को लेकर के, गणित को लेकर, विज्ञान को लेकर, सामाजिक को लेकर 9 विषयों के ऊपर उसमें दृष्टिकोण दिया है। कौन कौन से? हिंदी, मतलब हिंदी का मतलब भाषा, भाषा को लेकर के दिया है, गणित को लेकर दिया है, विज्ञान को लेकर दिया है, सामाजिक विज्ञान को लेकर दिया है, कला शिक्षा को लेकर दिया है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को लेकर के दिया है, शांति शिक्षा को लेकर के दिया है, कार्यानुभव को लेकर के दिया है, और एक विषय और है, 9 विषयों को लेकर के दृष्टिकोण दिए हैं। वो 9 विषयों पे अलग अलग एक